अब खंड ग जो है पाठ्य पुस्तक से, इसका वाक्यांश को पढ़ना है और उससे इसको आंसर करना है। तो यह है, जब प्रतापुर राखी प्रभु जिनाऊ नाथ तुरंत अहस कहीं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सीधे हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। यह प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। युद्ध स्थल में मेघनाद ने शक्ति चलाकर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। जब श्री राम को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। जाम्बवन ने लंका में रहने वाले सुसेन वैद्य को इलाज के लिए बुलाने का परामर्श दिया। हनुमान छोटा रूप धारण करके सुशेषन को घर सहित उठा लाए। सुशेषन ने वहां आकर पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान को यह औषधि लाने का जिम्मा सौंपा। हनुमान जी पर्वत पर तो पहुंच गए पर औषधि को ना पहचान पाए, अतः पर्वत को ही उखाड़ लाए। मार्ग में भरत से मिलन हो गया। हनुमान जी भरत जी के चरणों की वंदना करके बोले। व्याख्या, हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत जी की भुजाओं के बल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन परंपरा सराहना करते हुए पवन सूत्र हनुमान जी चले जा रहे थे। विशेष पहला तो श्री राम की व्याकुल दशा का मार्मिक अंकन किया गया है। दूसरा है करुण रस का परिपाक हुआ है। तीसरा है मन महु पुनि पुनि पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार है और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा अवधि है और छंद दोहा है। अब ख जो है उसका आंसर है कठिन शब्दार्थ क्या है, उड़ान मतलब उड़ना, कल्पना, बहाने मतलब प्रतीत बनाकर। कविता की उड़ान कविता की असीम पहुंच या प्रभाव है। क्या जाने में हो जाएगा क्या समझ सकती है, और बाहर भीतर में हो जाएगा थोड़ी दूर तक, इस घर उस घर, एक घर से दूसरे घर तक। कविता के पंख में कवि की कल्पना है और माने का मतलब होता है अर्थ, मतलब यहाँ जो सेंटेंस दिया उसी का यहाँ अर्थ बताया गया है। अब ये क्या कह रहा है, तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने से लिया गया है। इस अंश में चिड़िया के बहाने से कविता की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। व्याख्या है इसका, कवि कहता है कि कविता कवि के विचारों तथा भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभावों को प्रकट करता है। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है, उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता है। वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण धरती पर ही नहीं, असीम आकाश में भी उड़ता है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है, परंतु उसकी उड़ान की एक सीमा है। वह एक घर से दूसरे घर से बाहर और भीतर तक ही उड़ती है। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है, उसमें बाहर भीतर की ओर कोई सीमा नहीं होती है। कविता की इस असीमता विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती है। इसमें विशेष है कि पहला, कवि ने कविता की कल्पना की सहायता से भरी जाने वाली उड़ान बताई है। चिड़िया की उड़ान उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। कवि देशों और समय की सीमाओं को लांघती हुई जनमन को प्रभावित करती रही है। दूसरा है इसका, चिड़िया आकाश में अपने पंखों के सहारे एक सीमा तक ही उड़ती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे लोगों के मन को गहराई तक छूती है। समय तथा स्थान की कोई बाधा उसको रोक नहीं पाती। कविता की जन मन रंजन की शक्ति असीमित है। चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कवि ने कविता के अपूर्ण प्रभाव की महिमा प्रकट की है। तीसरा, काव्यांश की भाषा सरल किंतु गंभीर अर्थ वाली है। कथन की शैली में लचना शक्ति का पूरा उपयोग हुआ है। काव्यांश में कविता की उड़ान क्या जाने में वक्रोक्ति अलंकार है। कविता के पंख लगाकर उड़ने में मानवीयकरण तथा रूपक है तथा बाहर भीतर, इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका संदर्भ में प्रस्तुत कविता बादल राग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा प्रस्तुत की गई है। कवि ने सुख पर दुख की छाया का वर्णन किया है, क्योंकि सभी जानते हैं जिंदगी में सुख आएगा तो दुख भी अवश्य आएगा। इसका व्याख्या है, बादल राग कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया उस शोषण को कहा है जो पूंजीपतियों और धनवानों द्वारा निर्धन किसान मजदूरों पर किया जाता है। समाज के कमजोर वर्ग गरीब मजदूर के जीवन में सुख स्थिर नहीं होते हैं। इस सुख
अल्पकालिक होते हैं। इन पर पूंजीपतियों, दबंगों और धनवान लोगों द्वारा किए जाने वाले शोषण की छाया सदैव मंडराती रहती है। इसलिए कमजोर और गरीब श्रमिक वर्ग के लोगों के जीवन सुख सदैव अस्थिर रहते हैं। पता नहीं कब इन पर दबंगों की कुदृष्टि पड़ जाए और ये दुख में बदल जाए। ख नंबर कहता है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संदर्भ है इसका प्रस्तुत कविता लक्ष्मण मूर्छा को कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कविता में तुलसीदास जी ने शोकग्रस्त माहौल में करुण रस के बीच वीर रस, यहाँ रस हो जाएगा, रस का आविर्भाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका, हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। सुशेषण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार करके लक्ष्मण को पिलाई तथा लक्ष्मण ठीक हो गए। लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं उत्साहित वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम प्रगाढ़ होकर वापस आ गया। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो गया था। ग नंबर है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत कहानी कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में कवि बिजली की घटा व भाई बहन के रिश्ते में संबंध व्यक्त किया गया है। वह कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इसका व्याख्या है, शायर राख के लच्छे को बिजली की चमक कहकर भाई बहन के संबंध की घनिष्ठता को व्यक्त करना चाहता है। भाई बहन को शायर बादल की घटा तथा बिजली के रूप में अभिव्यक्त करता है। राखी उसी घनिष्ठता का प्रतीक है जो प्रत्येक भाई के हाथ में राखी के धागे के रूप में दिखाई देता है। यह दोनों के मध्य प्रेम तथा पवित्रता का सूचक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बाजारूपण से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो बाजार दर्शन नामक कहानी को जैनेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में बाजार नामक शब्द सामने आया है। लेखक ने इस कहानी में बाजार को सार्थकता प्रदान करने और न करने वाले लोगों का वर्णन किया। इसका व्याख्या है, बाजार रूपन का तात्पर्य है कि लोगों में पारस्परिक सद्भाव एवं भाईचारे का अभाव। ऐसा बाजार जहां लोग ग्राहक वंचन के रूप में रहते हैं तथा छल कपट का व्यवहार करते हुए एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं, वहां बाजार रूपन बढ़ता है और सद्भाव घटता है, या सद्भाव हो जाएगा घटता है। बाजार को सार्थकता भगत जी जैसे लोग प्रदान करते हैं जो यह जानते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, लेकिन जिन्हें यह नहीं पता है कि वे क्या खरीदना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति पर परचेजिंग पावर के बल पर एक विनाशक शक्ति बाजार को देते हैं। ऐसे लोग न तो बाजार से सच्चा लाभ उठा पाते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। इस प्रकार वे बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करते हैं। जो लोग परचेजिंग पावर के बल पर बाजार का उपयोग करते हैं वह बाजार को विनाशक रूप प्रदान करते हैं। जो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। वह बाजार से अपना सच्चा लाभ उठा पाते हैं और बाजार को सच्चा लाभ प्रदान करते हैं। अगला है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? तो इसका आंसर होगा, भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका जातिगत पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यदि वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त हो अथवा अपर्याप्त हो तो उसके सामने भूखमरी की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का भी एक प्रमुख कारण बनती जा रही है। अगला है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है? तो महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर होता है। सूर्योदय के समय कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर चमक होती थी। लोग एक दूसरे को सांत्वना बंधाते रहते थे, परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे, तब वे चू भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि माताएं अपने
दम तोड़ते पुत्र को बेटा भी कह नहीं पाती थी। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वह महामारी को चुनौती दे रही हो। अगला है महादेवी वर्मा अथवा महाकवि तुलसीदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा का है निहार और रसीम, और तुलसीदास का रामचरितमानस और जानकी मंगल। अब खंड घ, यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती थी, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का विकास किशन दास जैसे व्यक्ति के पूर्ण प्रभाव में हुआ था। यशोधर बाबू के चलने बोलने सोचने आदि सब कुछ पर किशन दास का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य है। किशन दास बहुत हद तक सामाजिक जीवन से जुड़े व्यक्ति थे। उनके क्वार्टर में कई लोग रहा करते थे। उन सबके प्रति किशन दास का स्नेह और प्रेम था। यशोधर बाबू को भी उनका स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ था। उन्होंने ही यशोधर जी को नौकरी दिलवाई थी, उनके सोचने समझने की विशेषता विकसित की थी। किशन दास जीवन भर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए वे अपने अधिकांश सिद्धांतों का पालन कर सके। यशोधर बाबू के साथ ऐसा नहीं था। उनके 4 संतानें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी, और उनकी माँ के सोचने का ढंग नए जमाने के हिसाब से था, जबकि यशोधर पंत जी अपने संयुक्त परिवार के दिनों एवं पुरानी समय की यादों से घिरे रहना पसंद करते थे। उन्होंने सरकारी क्वार्टर भी इसी कारण नहीं छोड़ा है। वह शादी में मिली घड़ी के इस्तेमाल 25 साल बीत जाने के बाद भी करते हैं। इन सब के ठीक विपरीत उनकी पत्नी के व्यक्तित्व का विकास किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव से नहीं हुआ है। जिस संयुक्त परिवार को यशोधर बाबू बहुत याद करते हैं, उसी संयुक्त परिवार के दुखद अनुभव उनकी पत्नी को अभी तक याद है। लेखक स्वयं कहता है कि मातृ सुलभ प्रेम के कारण वह अपनी संतानों का पक्ष लेती है। इस तरह वह नए जमाने के साथ ढल सकने में सफल होती है। वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती है, अपने बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती है, जबकि यशोधर बाबू के सोचने का ढंग अपना होता है। उनकी सोच पुरानी पीढ़ी की सोच के हिसाब से होती है, इसी कारण वे समय के हिसाब से ढल पाने में असफल होते हैं। इसी का अथवा में है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राज प्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मुँह नंजो डंडो नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाला महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिले हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। यहाँ नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एकरूपता देखने को मिलती है। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ में से अनुशासित सभ्यता थी। अगला है एन फ्रांक कौन थी, उनकी डायरी क्यों प्रसिद्ध? तो एन फ्रांक हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की 13 वर्षीय बालिका थी। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। इस दौरान एन को अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। यहीं रहकर एन ने अपने अनुभवों को डायरी के रूप में लिखा। यह डायरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इस डायरी में एन का व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, अपितु 60 लाख यहूदी पर ढाए जुल्मों की जीवंत कहानी है। उसकी डायरी 60 लाख लोगों की तरह से बोलने वाली आवाज़ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह से भूमिगत जीवन जीने के लिए विवश किया, उसी का सजीव एवं मार्मिक चित्रण इस डायरी में हुआ है। उस दौरान युद्ध की भयावहता से लोग कांप उठते थे। इस डायरी में उन्हीं 60 लाख लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। इस विवरण के सहारे विश्व के लोग जानना चाहते थे। यही कारण है कि एन की डायरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसी का अथवा में है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक कुछ
तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उनमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो बच्चों, यह था सब्जेक्टिव हिंदी कोर का प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।